तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा, अगला टॉपिक इसमें बनाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर, हाँ इसमें लिखिए, या प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा हेडिंग बनाओ इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है या एक कहाँ कहाँ फॉलो होता है ऐसा। तो बहुत सारे हम इसमें पॉइंट बना सकते हैं, जैसे फॉर ऑल द बॉडीज, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल, नंबर 1 ऐसा आप लिखो, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज, ऑल द बॉडीज, जितने भी बॉडीज होंगे, ठीक है, उन सब पर लागू होगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के हो सकते हैं, एनी साइज एंड एनी शेप, एनी साइज एंड शेप, एनी साइज एंड एनी शेप, एनी साइज एंड एनी शेप इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ये आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, ठीक है, न्यूटन से ग्रेविटेशन लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपका जवाब होगा ये सारे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज ऑफ, अब कैसे साइज के, हर कोई साइज के, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, इस पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, एट ऑल द प्लेसेस इन यूनिवर्स, और कहाँ पर को, अगला एट ऑल द प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस, प्लेसेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के सारे जगहों पर लागू होगा, एट ऑल टाइम्स, अगला पॉइंट ऐसे बना सकते हो, एट ऑल टाइम, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, और किस समय पर लगेगा, सभी समय पर लगेगा, एट ऑल टाइम्स, दीज आर द पॉइंट्स, एट ऑल टाइम्स। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये कैसा फोर्स है, जैसे अगर आप मैग्नेट की बात करते हो, अगर आप मैग्नेट की बात करते हो तो मैग्नेट, दो मैग्नेट को अगर हम पास पास लेके आते हैं तो कभी मैग्नेट क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और कभी क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका तो हमेशा कैसा आएगा, वो नीचे की ओर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इसमें लिखें, अगला पॉइंट बनाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा, इसके अट्रैक्टिव नेचर होने से हमको क्या मिल रहा है, इट अट्रैक्टिव इन नेचर। देखें, अब जैसे हमारे पास में ये ना, अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ते हो, मैग्नेट को अगर आप तोड़ते हो तो उसके दो पार्ट मिलते हैं, कौन सा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ ऐसा मिलते हैं। फिर से मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर दोगे, फिर से उसमें भी क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, विच मीन्स मैग्नेट के पास में क्या होने वाले हैं, दो पोल होने वाले हैं, एक चीज। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज मतलब दो हो गए, हाँ ठीक, अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कभी क्या करेंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे, और कभी कैसे लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि चार्जेस आर ऑल्सो टू टाइप्स, जैसे मैग्नेट के दो पोल हैं उसी तरीके से चार्जेस भी क्या होंगे, दो प्रकार के, उनको हम नाम दे सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और साथ में कैसा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का, कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का। और ये कहाँ लग रहा है, ये बॉडी के मास पर लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, बॉडी के मास पर लग रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि मास कितने प्रकार का होगा, एक प्रकार का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के एक हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होने से पता चल रहा है कि मास इज इन द फॉर्म, ठीक है, मास प्रेजेंट इन ओनली वन फॉर्म, ऐसा लिखो, ठीक है। हाँ, इसी के आगे इसको लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर, इट shows that mass is only one type, only one type, मास इज ओनली वन टाइप। तो मास क्या हो सकता है, केवल वन टाइप का ही हो सकता है, नोट करें।
नेक्स्ट वन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन, हाँ इसमें लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, सुने ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, दो किसके बीच में लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये भी कैसा रिलेशन बना रहा है, एक्शन रिएक्शन का रिलेशन बना रहा है। लेकिन हमको तो समझ में नहीं आता है ना। अगर हमने क्या किया, छत से ऐसे जंप किया, हम तो क्या आए, नीचे आए, ठीक है। एक्शन रिएक्शन का फोर्स का मतलब हो गया, जितना एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो उतना ही दूसरे बॉडी ने भी पहली बॉडी को अट्रैक्ट किया। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। हम जब अगर जंप करेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो अर्थ ने हम पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या बदले में हमने भी अर्थ पर फोर्स लगाया, तो आंसर है हाँ, हमने भी क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया। लेकिन वो ऊपर की ओर क्यों नहीं आया, बिकॉज ठीक है द साइज ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, ठीक है। अर्थ का जो साइज है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक है हाँ। लेकिन एक्शन रिएक्शन का जो नेचर है वो फॉलो करें, ओके। नोट करें। अगला पॉइंट आप बनाइए, हाँ ठीक है। जो भी नंबर था, कितना था, 6th नंबर, ओके ठीक है। द मोशन ऑफ, आप इसमें लिख सकते हो द मोशन ऑफ सन, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ऐसा लिखो, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन इज the motion of planet, and the motion of planet around the sun is responsible which is responsible for gravitational force, अगर हमने कहा कि अगर मोशन हो रहा है ना, अगर यूनिवर्स में सन के चारों ओर प्लैनेट्स का अगर मोशन हो रहा है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगला पॉइंट लीजिए, ठीक है। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अगला पॉइंट, अराउंड अर्थ इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पीछे भी कौन रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रीजन है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। या मकसद ये है कि द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये समझाने का मतलब, ठीक है। होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वन, होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगेन इसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल। हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर मतलब ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस ये है, ठीक है। वो हमारे अर्थ को छोड़ के बाहर क्यों चली जा रही हैं, तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया है, उनको पकड़ के रखा है। एक पॉइंट ही हो गया ना। अगला पॉइंट नंबर 9, ठीक है। द assumption which is named as the assumption about solar and lunar eclipse, ठीक है, made by gravitational force, इक्लिप्स मतलब ये समझते हो, ठीक है। इक्लिप्स का मतलब क्या हो गया,
अरे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, ठीक है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स का जो पीछे कंसेप्ट है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाँ, अगेन फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड, द फॉर्मेशन ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड, ज्वार भाटाएं आप इसको कहते हो, द फॉर्मेशन ऑफ लो टाइड the formation of low tides and high tides in the sea, ठीक है, समुद्र में, हाँ, in the sea is also responsible for gravitational force, responsible by gravitational force, तो समुद्र में तो ज्वार भाटाएं आ रही है, ठीक है, उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स का जो कंसेप्ट है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? अपना रोल निभा रहा है, ऐसा आप उसको कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये वाला लिख दिया आपने सब, हाँ ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसका क्या मतलब है? आपने फॉर्मूला बनाया था, क्या था? हाँ, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी आपकी R, उसका स्क्वायर था ना। हाँ देखें, अब इसको आपने दो पार्ट से बनाया था, कैसे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को हम क्या कहते हैं? ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इन उल्टा रिलेशन है और स्क्वायर भी है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, एक पॉइंट ही बना दीजिएगा, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कैसा नियम है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10.1, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा इसमें, आप इसको नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर है 10.1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है इधर पे। एग्जाम्पल नंबर 10, इसने कहा था मास ऑफ अर्थ इज दिस वन एंड द मून। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका अर्थ और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका मून। और इन्होंने कहा मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ये हमारे अर्थ का मास है, और मून का जो मास है दैट इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, ये मून का मास है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, यस। अगेन इसको मानो M1 और ये कितना हो गया आपका? M2, ये हो गया आपका M2। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? इसको आप d भी लिख सकते हो, इसको आप r भी लिख सकते हो, d और r, दैट इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, सॉरी 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। d लिखें या r लिखें? हाँ एक मिनट, d या r आप कुछ भी यूज करें। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द अर्थ। अब सुनो, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बढ़ जाता है। अब g की वैल्यू कभी आपको दी जा सकती है, कभी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू कितना है? g इंटू M1 इंटू M2 अपॉन कितना? r का स्क्वायर, r का हो या d, वैल्यू कितना आया था इसमें? 6.67, ऐसा लिख देना इसको, ठीक है, 6.67 इतना भी लिखते हैं, या आगे जाना चाहते हो तो 6.673 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटू कितना है? 10 की पावर माइनस का 11, ये नई चीज आ गई। अब कैलकुलेशन ध्यान दो यार,
अब कैलकुलेशन में ये थोड़ी सी नई चीज़ आ गई, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। हाँ, ये जी की वैल्यू ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये आपको हमेशा ये याद होनी चाहिए। जी की वैल्यू के लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा, उसका यूनिट के लिए आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा अभी तक के लिए। अगेन m1 कितना है, ये आ गया आपका 6 इंटू कितना 10 की पावर 24 मास m1। m2 कितना है, ये है 7.4 इंटू कितना 10 टू की पावर 22 अपॉन ये है r, ये r है, इसका क्या होना है स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई होना है, विच मीन्स 3.84 इंटू 3.84 इंटू कितना है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना है 5। अच्छा ये आपको मीटर में नहीं, ये किलोमीटर में है ना। किलोमीटर के आपको मीटर बनाने पड़ेंगे। ये किस में आपका मीटर में, ये मीटर में तो मीटर के आप क्या करो किलोमीटर बनाओ, ठीक है। इसके अगर आप किलोमीटर बनाओगे ये नंबर कितना आएगा, ये नंबर बनेगा 3.84 इंटू 10 की पावर 5 और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 3, ये मीटर बन गया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब सुनो, ये तो हमने आर की वैल्यू रखी ना, आर 1 टाइम आर का क्या होना है स्क्वायर ना, 2 टाइम 3.84 इंटू 3.84 और साथ में वो वैल्यू कितनी थी 10 की पावर 5 थी ना, 10 की पावर 5 की कितनी होगी 2 बार, और साथ में हमने क्या बनाया था किलोमीटर की मीटर बनाए थे, तो इसको भी आपको 2 बार लिखना पड़ेगा 10 की पावर 3 इंटू कितना 10 की पावर 3 यार। या हम इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ भी हम इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते थे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3, टोटल कितना हो गया, ये 5 जीरो हैं, ये 3 जीरो हैं, कितने हो गए हाँ 8 जीरो हो गए। 10 की पावर 8 सीधे भी लिख सकते थे, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर कितना 16, यहाँ भी उतना ही आएगा, देखो 5 10 13 16 ये हो, ठीक है। हाँ बाकी अब ये नंबरों का है खेल, इसमें जीरो वाला पोर्शन को हम काम कर सकते हैं, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक नंबर ये है 6.673 इंटू, दूसरा नंबर ये है कितना है 6, तीसरा नंबर ये है 7.4। अब जीरो का मल्टीप्लिकेशन और वो कर लो, देखिए ये कितना है -11, इसको ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ध्यान दो इधर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 24 और प्लस 22 कितना हुआ 46। हाँ कितना आ गया 40 का 6 आया, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये प्लस प्लस है तो ये हो गया आपके 46 जीरो। इसमें से 11 माइनस कर दो, 11 माइनस करो, माइनस का 11 कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया कितना है 3, ये हो गया आपका 10 की पावर कितना 35 जीरो। सिंपल है, अरे आपने 24 जीरो और 22 जीरो को जोड़ दिया, उसमें से 11 जीरो घटा दिए, ठीक है कितना आ गया 10 की पावर 35 आ गया, ठीक है। बाकी ये नंबर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा मैंने लिख दिया। और अपॉन में चलो, अपॉन में देखो 3.84 इंटू 3.84 इंटू, अब सुनो इन जीरो को जोड़ दो, 5 10 13 और कितना हो गया 16, ये बन गया आपके 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितने हो गए 16। यहाँ ध्यान दो, ये हो गया आपके 10 की पावर कितना 16। अब ये प्लस में है 16, इसको जब हम ऊपर लेके चलेंगे, जब हम इसको अब सीधा ऐसा समझ लो, ये 10 की पावर 35 जीरोज हैं, ये कितने हैं 16 जीरोज हैं, ठीक है। 35 में से 16 जीरो को काट देना, ठीक है, यानी कि माइनस कर देना। जब हम इसको यहाँ से ऊपर लेके चलेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इंटू 10 की पावर -16, कितना लिखा जाएगा -16। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ समझ में आया है, ठीक है। इनको आपने ऐड किया तो कितना बन गया 10 की पावर +16 बन गया, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे -16, या सीधा सीधा ऐसे समझ लो, ये 35 जीरो हैं, 35 जीरो में से 16 जीरो को काट दो तो कितना बचेगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा 35 में से 16 को माइनस करो, 15 में से 6 गया तो कितना आया 9, ठीक है। और कितना आ रहा है हाँ 19, कितना आ गया 19, ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। क्या मैं सीधा इसको 90 लिख दूँ, 10 की पावर 90 लिख दूँ, 10 टू दी पावर 90, ये हमारा रफ वाला काम है। अलग से फिर से बता दें, आपने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, कितना बना 46, उसमें से आपने 11 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 35, ऊपर कितने जीरो हो गए 35 जीरो, क्लियर है। अब नीचे कितने थे 16 जीरो, ठीक है, 35 में से 16 को माइनस किया तो कितने बच गए 90, बस ये हमारा आंसर होगा। फोर्स किस में आएगा न्यूटन में आएगा, न्यूटन में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 2 3, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ नहीं आप इसको होमवर्क में करना है।
ये जो आंसर आएगा आपका 2.02 इंटू 10 की पावर 19, ये 20 दे रहा है। वो नहीं, वो जीरो को आगे पीछे ले जाना पड़ेगा आपको ना, जीरो को आगे पीछे ले जाना पड़ा इसलिए हो गया। अच्छा हाँ किलोमीटर में था क्या? 8 किलोमीटर में था। बस होगी शांति। हाँ अच्छा, इसमें देखिए फिर से आपने क्या किया, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 2 3, ये 3 नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ठीक है। और अपॉन के ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। साथ में कितना है 10 की पावर 90, ये आपने एचडी लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आया। लेकिन इससे पहले आपको 20 दिया ना। अब यहाँ साइंस फिजिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं, देखो ये कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर, 2 0 के बाद में कितना आ गया, डेसिमल आ गया। तो यहाँ हमारी जो हमेशा कोशिश रहेगी पहला नंबर फिर डेसिमल, 1 नंबर के बाद में क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी आपका क्या हो गया, ठीक हो गया, इतना फोर्स आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेसिमल को इधर, सुने इन्होंने क्या किया, ये डेसिमल को इधर किसकाना चाहते हैं, कितने प्लेस में डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, एक प्लेस में, ठीक है। ये तो ये 1 प्लेस डेसिमल को क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। तो देखो 1 प्लेस में अगर हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं 092 इंटू 10 की पावर 19, तो हमारे पास में आंसर है, इतना हमारे पास में आंसर है। हम 1 प्लेस डेसिमल को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 110 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 110 से डिवाइड भी करेंगे। एक जीरो से मल्टीप्लाई भी किया, एक जीरो से क्या किया, डिवाइड भी किया। 1 प्लेस में अगर चाह रहे हैं, 2 प्लेस में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करो, 100 से डिवाइड भी करो। 3 जीरो में चाह रहे हो तो 1000 से, 3 जीरो में अगर क्या करना चाह रहे हो, 3 जीरो में अगर डिस्प्लेस करना चाह रहे हो तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से डिवाइड करोगे। अब क्या किया हमने, हमने इस जीरो को जोड़ दिया यहाँ, ठीक है। ये 19 जीरो थे, ये 19 जीरो थे, तो कितने हो गए, 20 जीरो हो गए। ये कितने हो गए आपके 20। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, सीधे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ डेसिमल 1 प्लेस की सक जाएगा, ठीक है, डेसिमल इधर चला जाएगा, इसलिए आंसर आया आपका 2.009, ऐसा आपको आंसर मिला, ठीक है, ऐसा आंसर क्लियर है। हाँ ये आंसर, ये तरीका हो गया। 1 जीरो को आपने यहाँ ऐड कर दिया, इसको 20 बना दिया और इसको इधर डिवाइड कर दिया, ये आंसर, ठीक है। और फोर्स आपने निकाला है, आपने क्या किया, फोर्स निकाला, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट हो गया आपका न्यूटन। हाँ अगला पॉइंट सुने, अगर हम लोग हाइट से क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, हमेशा कैसे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। जब हम नीचे गिर रहे होंगे तो क्या हमारा कोई अपोज नहीं कर रहा होगा। अच्छा हम नीचे क्यों आ रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हम हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहे होंगे। तो जब हम नीचे की ओर गिर रहे हैं और हम पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो क्या कोई दूसरे फोर्सेस काम नहीं कर रहे होंगे, जैसे जैसे बीच में हवा है, ठीक है, बीच में कैसी है, हवा है, और हवा क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी, या फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहे होंगे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही होगा ना, ठीक है। हमारी स्पीड में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्या केवल ग्रेविटेशन फोर्स से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम छत से नीचे की ओर या हाइट से नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे की ओर इसलिए आ रहे हैं, पहला आंसर तो ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या सिंगल ओनली ग्रेविटेशन फोर्स ही लग रहा है, तो जवाब है केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्सेज नहीं लग रहा है, उसके साथ में दूसरे फोर्सेज या फ्रिक्शन फोर्सेज या एटमॉस्फेयर का फोर्स या डस्ट पार्टिकल्स, ये बहुत सारे फोर्सेज हम पर लग रहे होंगे। तो क्या हमारा जो फ्री फॉल है, हम नीचे की ओर आ रहे गिर रहे हैं, तो क्या फ्री में गिर रहे हैं, ये फ्री फॉल है, तो जवाब है नहीं है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी हैं, डिस्ट्रैक्शन फोर्सेज भी हमको क्या कर रहे हैं, हमारे स्पीड को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा सुने, अब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जितने भी फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेज को कर दो तुम गायब, उनको सब क्या कर देना है, गायब करना है, और केवल कौन सा फोर्स लगना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर से आप गिर रहे हो, बीच में जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले फोर्सेज हैं उन सबको हटा दो, केवल एक फोर्स लगाओ, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तब हमारा गिरना क्या कहा जाएगा, फ्री फॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्री फॉल, ठीक है। व्हेन ऑल द फोर्सेज आर एब्सेंट, ठीक है, when all the forces are absent, only gravitational force act on the body, then this types of fall is known as free fall। तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे, जब कोई दूसरे भी फोर्सेस काम नहीं करते। हाँ हेड में लगाइए, इसमें लिखो आप फ्री फॉल, इसमें लिखें फ्री फॉल।
इसमें लिखें whenever object falls towards the earth, only under the gravitational force, only under the gravitational force of the earth, okay, with no other force, इसके साथ में और कोई दूसरा फोर्स ना हो, then the falling of an object is said to be free fall. बस सिंपल सी डेफिनेशन, स्टेट ऑफ फ्री फॉल या फ्री फॉल ना। फ्री फॉल की क्या डेफिनेशन है? Whenever object falls toward the earth, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ की ओर गिरेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की ओर गिर रहा है, ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, केवल उस पर क्या लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा है, विद नो अदर फोर्स, कोई भी दूसरे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, देन ओके, नो अदर फोर्स, देन the falling of an object, okay, then that falling of an object, तो ऑब्जेक्ट का इस तरीके से जो गिरना है उसको आप क्या करने वाले हो, फ्री फॉल कहें, फ्री फॉल। नोट कीजिए, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, नोट करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप इसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, द एक्सेलरेशन विद विच, डेफिनेशन है, द एक्सेलरेशन विद विच, the acceleration with which a body falls toward the earth due to gravitational pull, due to gravitational force, due to gravitational pull कह दो या फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है? जैसे आप क्या कर रहे हो, अगर आप लीनियर मोशन करते हो सीधा, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला मोशन करते हो, तो ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, मास है और वेलोसिटी है, वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। और अगर हम क्या कर रहे हैं, आज अप एंड डाउन वाला मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा गया है, द एक्सेलरेशन विद विच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, एक ऐसा एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या हो रही है, अर्थ की ओर गिर रही है। अच्छा, अर्थ की ओर गिरने के पीछे क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, और अर्थ उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स से लगा रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे आप देखिए, हाँ अगला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम कैसे दिखाएंगे, स्मॉल जी से दिखाएंगे। एक पॉइंट ये बनाइएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, याद है, हाँ इट्स, ठीक है, इट्स वैल्यू, तो जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं कहीं पर को आपको कैलकुलेशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी दे दी जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको दे दी जाएगी। अगेन ठीक है, 9.8 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और घुमा के आपको ये क्या देते हैं, 10 भी कहीं कहीं को दे देते हैं। ठीक, आप सुने, अब ना जैसे एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी कैसी होगी ना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू आपको मिल गई है, वेक्टर क्वांटिटी होगी डिवाइडेड बाय दिस वन। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी हम लोग सीखते नहीं है, तो इसकी वैल्यू में ना वेरी, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन कहाँ होती है, नीचे की ओर। अभी देखें, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, जी की वैल्यू ऐसा समझ लो, जी की वैल्यू जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो आपको क्या लेना है, कितना लोगे आप, जी इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कहाँ लगता है, नीचे की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम सेम है। नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसका उल्टा कैसे क्या होगा फिर, माइनस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ फेंकोगे, ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे, और जी कहाँ काउंट होता है हमेशा, नीचे की ओर। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उस वक्त जी को क्या लेना है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह दिया जाएगा ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो जी की वैल्यू आप समझ जाओगे, प्लस लेना। आपने ऊपर की ओर फेंका, कितनी हाइट तक गया, तो आपको याद रखना है कि हाँ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जी नीचे की ओर काउंट होता है, तो अभी साइन में क्या लेना होगा, माइनस साइन लेना होगा। ठीक है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।